हम लोगों ने 1570 तक की अकबर की विजयों को देखा था कि 1570 तक उसने किन क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अब 1570 के बाद उसके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों की बात करेंगे। 1570 के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो सैन्य अभियान अकबर द्वारा किया गया वो था गुजरात के विरुद्ध अभियान। तो अकबर ने गुजरात पर 1572 में नवंबर 1572 में अधिकार किया। नवंबर 1572 में अकबर ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। मुजफ्फर खां तृतीय को पराजित करके गुजरात पर अधिकार किया गया और अहमदाबाद में अकबर ने अजीज कोका को गवर्नर बनाया। अजीज कोका को गवर्नर बनाया। किसको गवर्नर बनाया? अजीज कोका को गवर्नर बनाया। हालांकि इसके पहले भी गुजरात पर मुगलों का अधिकार रह चुका था। अकबर के पिता हुमायूं ने भी गुजरात पर अधिकार किया था 1535 ईस्वी में। जब वहाँ का शासक बहादुर शाह हुआ करता था तो उसको पराजित करके हुमायूं ने गुजरात पर अधिकार किया था। लेकिन वर्ष के अंदर ही उसका गुजरात पर से अधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि बहादुर शाह ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने अहमदाबाद में अपने भाई अस्करी को गवर्नर बनाया था, लेकिन बहादुर शाह के आक्रमण का वो सामना नहीं कर पाया और वहाँ से भाग गया। यानी गुजरात हुमायूं के हाथ से निकल गया। लेकिन अकबर के साथ ऐसा नहीं। हालांकि अकबर के समय भी विद्रोह हुए, लेकिन उस विद्रोह का बहुत ही द्रुत गति से उस विद्रोह का दमन किया गया। तो मुजफ्फर खां तृतीय गुजरात का शासक है। अब गुजरात पर अधिकार करने का मौका 1572 में कैसे मिला? दरअसल उस समय गुजरात में आंतरिक विद्रोह हो रहे थे और उस आंतरिक विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे इनायत खां। तो इनायत खां ने अकबर को गुजरात में आमंत्रित किया। अकबर को एक मौका मिल गया। हालांकि अकबर पहले भी गुजरात पर अधिकार करना चाह रहा था। गुजरात पर अधिकार करने के प्रमुख कारण क्या थे? तो गुजरात पर अधिकार करने का प्रमुख कारण यह था कि गुजरात एक संपन्न प्रांत था, चूँकि वह समुद्र तटीय प्रांत था। विभिन्न देशों के साथ उसके व्यापारिक संबंध थे, इसलिए वह एक संपन्न प्रांत था। दूसरा, जो मिर्जा परिवार के विद्रोही थे वो सारे विद्रोही गुजरात में शरण पाए हुए थे, तो उन विद्रोहियों का भी दमन करना था। तीसरा, इस प्रांत पर अधिकार हो जाने से अकबर का एक तरह से समुद्र तट से सीधा संबंध हो जाएगा और सीरिया, फारस, ट्रांसक्सियाना, यूरोपीय व्यापारियों से मुगलों का सीधा संपर्क हो जाएगा। यानी मुगल साम्राज्य का उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाएगा। चौथा ये कि पुर्तगाली मक्का जाने वाले यात्रियों को परेशान किया करते थे, तो इस प्रांत पर नियंत्रण हो जाने से मक्का की यात्रा आबाद गति से हो सकेगी। तो इन्हीं कारणों से अकबर ने गुजरात पर अधिकार करना चाह रहा था और गुजरात पर नवंबर 1572 में उसका अधिकार हो गया। नवंबर 1572 में उसका गुजरात पर अधिकार हुआ, अहमदाबाद पर अधिकार हुआ। अजीज कोका को उसने गवर्नर बनाया और उसने आगे बढ़कर सूरत पर भी अधिकार कर लिया। सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया और सूरत पर अधिकार हो गया। यहाँ से वो आगे बढ़ा काम्बे, और इसी काम्बे में उसकी मुलाकात सीरिया, फारस, ट्रांसक्सियाना, यूरोपीय यानी पुर्तगाली व्यापारियों से हुई। और आरिफ कंधारी कहते हैं कि इसी काम्बे में पहली बार अकबर ने समुद्र का दर्शन किया। और समुद्र में किसका दर्शन किया? ओमान की खाड़ी। यही काम्बे में अकबर ने सबसे पहले ओमान की खाड़ी यानी समुद्र का दर्शन किया था। कौन कहता है? आरिफ कंधारी कहते हैं। आरिफ कंधारी का कहना है कि अकबर ने काम्बे में ही पहली मर्तबा ओमान की खाड़ी यानी समुद्र का दर्शन किया था 1573 में। अकबर इस विजय के पश्चात लौटकर फतेहपुर सीकरी आ गया और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी, पहले सीकरी का नाम सीकरी था तो उसमें फतेहपुर जोड़ दिया गया, तो इसका नाम फतेहपुर सीकरी किया गया और बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया।
ज्यों ही अकबर फतेहपुर सीकरी आया त्यों ही गुजरात से विद्रोह की खबर मिली, क्योंकि एक जो मिर्जा परिवार का विद्रोही था मोहम्मद हुसैन मिर्जा, उसने अजीज कोका पर आक्रमण किया। अकबर के लौटने के पश्चात मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने अजीज कोका पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की सूचना जब अकबर को प्राप्त हुई तो वो जानता था कि अजीज कोका के पास इतना सैन्य बल नहीं है कि वह इस विद्रोह का सामना कर पाए, तो अकबर तुरंत फतेहपुर सीकरी से गुजरात के लिए प्रस्थान कर दिया। उसी साल आया था और फिर जो है गुजरात के लिए अकबर ने प्रस्थान किया। 23 अगस्त 1573 को अकबर फतेहपुर सीकरी से प्रस्थान किया और 2 सितंबर 1573 को वो अहमदाबाद पहुंच गया। यानी कुल 11 दिन में उसने 450 मील की दूरी की पूरे सैन्य साजो सामान के साथ। इसीलिए स्मिथ कहते हैं कि यह ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान था। ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान। स्मिथ कहते हैं कि यह ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान था। द्रुतगामी अभियान था। अकबर का ये जो दूसरा गुजरात अभियान है, यह ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान है। 11 दिन में उसने 450 मील की दूरी तय की। 23 अगस्त को चला, 2 सितंबर को गुजरात में हाजिर हो गया। हालांकि इस विद्रोह के दमन के दौरान उसका घोड़ा भी घायल हुआ, लेकिन फिर भी उसने इस विद्रोह का दमन किया और गुजरात में एक तरह से अस्थायी साम्राज्य स्थापित कर दिया, यानी अस्थायी रूप से गुजरात मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक। अजीज कोका के बाद अब्दुल रहीम को यहाँ का गवर्नर बनाया गया था और अब्दुल रहीम ने मुजफ्फर खान तृतीय को निर्णायक रूप से पराजित किया, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें खान खाना की उपाधि दी गई। अब 1572 के बाद जो प्रमुख वर्ष है अभियानों के संदर्भ में, वो है 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर स्वयं इस युद्ध में भाग नहीं लिया। अकबर की तरफ से मानसिंह और आशफ खां थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप और हाकिम खां सूर और अन्य सिसोदिया जो सरदार थे वो लोग थे। मान सिंह और आशफ खां को भेजने के पहले अकबर ने, हालांकि 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उस समय उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे, वो अरावली पहाड़ियों की तरफ भाग गए और अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार किए। राजपूत राजघरानों में यही मेवाड़ ही बचा हुआ था जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। अकबर इसे अधीनता स्वीकार करने की जिद पे था और महाराणा प्रताप अधीनता नहीं स्वीकार करने की जिद पे थे। अकबर ने कई एक तरह से मध्यस्थों को भी भेजा सुलह करने के लिए, जिसमें 1572 से 73 के बीच जलाल खां कुर्ची को भेजा गया, मान सिंह को भेजा गया, मान सिंह के जो पिता भगवान दास थे उनको भेजा गया, टोडरमल को भेजा गया। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप मान सिंह से मिलने से इनकार कर दिए थे, लेकिन भगवान दास जो उपहार लेकर गए थे उसे हालांकि महाराणा प्रताप ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन समझौते की कोई बात नहीं हुई थी। अंततः 1576 में अकबर ने ये सैन्य अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। अब महाराणा प्रताप का जन्म उदय सिंह इनके पिता का नाम है। उदय सिंह से अकबर का संघर्ष 1567 में हो चुका है। उदय सिंह से उसने चित्तौड़ जीत लिया था। उदय सिंह अरावली पहाड़ियों की तरफ चले गए थे और 1572 में उदय सिंह का निधन हो गया। 1572 में जब उदय सिंह का निधन हुआ तब गोगुंडा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। गोगुंडा में, बाद में कुंभलगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। कुंभलगढ़
में राज्याभिषेक हुआ। और अपने अंतिम समय में महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में चावंद को अपनी राजधानी बनाई थी। चावंद उनकी अंतिम, अपने मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने चावंद को अपनी राजधानी बना ली थी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार एक तरह से हो गया था। महाराणा प्रताप के दो भाई हैं, एक तो शक्ति सिंह, इनके सगे भाई है शक्ति सिंह, और इनके सौतेले भाई थे जगमा। इनके सगे भाई शक्ति सिंह हैं और इनका महाराणा प्रताप के एक सौतेले भाई हैं जगमा। उदय सिंह की दो प्रमुख पत्नियां हैं, एक जयवंता बाई और दूसरी धीर बाई। उदय सिंह की दो प्रमुख पत्नियां थीं, एक जयवंता बाई और दूसरी धीर बाई। जयवंता बाई से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का, और इनसे जगमल का जन्म हुआ धीर बाई से। ये इनकी पहली पत्नी है, लेकिन बाद में उदय सिंह धीर बाई को ज्यादा मानने लगे और धीर बाई के प्रभाव में आकर उन्होंने जगमल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन अधिकांश सिसोदिया सरदार महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाह रहे थे। अंततः जगमल को हटाकर महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया। शक्ति सिंह पहले ही उदय सिंह से नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर चले गए थे और मुगलों की सेवा में चले गए थे। जब मान सिंह ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया तो हल्दी घाटी में लड़ाई हुई। हल्दी घाटी जो है यह अरावली पहाड़ी में एक दर्रा है जिसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। अरावली का एक दर्रा है, अरावली पहाड़ी में अरावली में एक दर्रा है। ठीक, अब ये दर्रा राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। राजसमंद और पाली जिला को जोड़ता है राजस्थान में। और यह दर्रा जो है यह आपका खमनौर और बालची गांव के बीच में है। खमनौर और बालची गांव के बीच में, बालची गांव के बीच में ये दर्रा है। इस युद्ध में भीलों का भी सहयोग महाराणा प्रताप को मिला। पहले ये माना जाता था कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित हुए थे। 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था, जून 1576। पहले ये माना जाता था कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित हुए थे, लेकिन अब इतिहासकारों का मत है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे। उन्होंने पराजित होते तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करते, उन्होंने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। जब मुगलों से वे घिर गए थे तो बेदा झाला ने उनका मुकुट अपने सर पे रख लिया मुगल सैनिकों को भ्रमित करने के लिए, और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया। उनका घोड़ा चेतक भी घायल हो गया था। यहीं शक्ति सिंह ने उनकी सहायता की थी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने में, यानी शत्रु के प्रभाव से बाहर निकालने में। और जब चेतक का निधन हुआ तो उसको दफनाने में भी शक्ति सिंह ने उनकी सहायता की थी। तो महाराणा प्रताप अरावली पहाड़ियों की तरफ चले गए। हालांकि खमनौर आदि पर मुगलों का अधिकार हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकार की। इसके बाद भी अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध कई सैन्य अभियान भेजा। 1577 में ही उसने सैन्य अभियान भेजा था। फिर 1599 में मेवाड़ के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा गया, जिसका नेतृत्व सलीम कर रहा था, जहांगीर। 1603 में भी जहांगीर को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा गया, हालांकि वो गया नहीं। तो 1599 में उसे अजमेर का सूबेदार बनाकर भेजा गया था। विशेषकर अजमेर का सूबेदार इसीलिए बनाया गया था कि मेवाड़ के विरुद्ध वो अभियान करे। तो लगातार अभियान किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए थे, या सिसोदिया यानी मेवाड़ के शासकों ने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हो जाता है। उसके बाद अमर सिंह
उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। अकबर के समय तक अमर सिंह ने भी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की। तो 1576 के बाद जो महत्वपूर्ण वर्ष है, हालांकि इसी बीच का एक वर्ष है 1574, इस वर्ष बिहार पर अधिकार किया गया, और 1576 इस वर्ष बंगाल को साम्राज्य में मिलाया गया। दरअसल बिहार पर सुलेमान कुर्रानी का अधिकार हुआ करता था। वो शेर शाह के समय से ही वहाँ का गवर्नर था। बीच में उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, लेकिन 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, उसी के कुछ दिन बाद सुलेमान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन सुलेमान के निधन के पश्चात उसका जो पुत्र दाऊद था, वह जो उसका उत्तराधिकारी बना, तो उसने क्या किया कि अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया, और स्वतंत्र शासक ही नहीं घोषित किया बल्कि जमनिया जमनिया जो कि गाजीपुर जिला में है, यहाँ मुगलों की पूर्वी चौकी थी, तो इस चौकी पर इसने आक्रमण कर दिया। सैन्य चौकी थी, एक तरह से पूर्वी भाग का रक्षक चौकी थी ये सैन्य चौकी। इस पर दाऊद ने आक्रमण कर दी। तब अकबर ने दाऊद के विरुद्ध अभियान किया और 1574 में बिहार पर अधिकार कर लिया। दाऊद भागकर बंगाल और उड़ीसा चला गया। बंगाल अभियान की जिम्मेदारी अकबर ने मुनीब खां को सौंप दी। मुनीब खां को बंगाल अभियान की जिम्मेदारी सौंप दी और 1576 में मुनीब खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक। अब इसके बाद जो प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1581। 1581 यह अकबर के काल का सबसे संकटमय वर्ष माना जाता है। संकटमय, स्मिथ के अनुसार सबसे संकटमय वर्ष अकबर के काल का, शासनकाल का 1581 था, क्योंकि इस समय बड़े पैमाने पर एक विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का नेतृत्व एक तरह से बिहार और बंगाल के जो काकशाल तुर्क थे, तुर्क नेता जो थे, जो कि बिहार और बंगाल में ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान थे, उन लोगों ने अकबर के प्रति विद्रोह कर दिया। बिहार और बंगाल में ये विद्रोह हुआ। अकबर की धार्मिक नीतियों से नाराज होकर इन लोगों ने ये विद्रोह किया, और इन लोगों ने अकबर के जो सौतेला भाई था मोहम्मद हकीम मिर्जा, जो कि काबुल का शासक था, उसको इन लोगों ने अपना शासक घोषित किया और उसे आमंत्रित किया कि अकबर की जगह उसे दिल्ली का बादशाह बनाया जाए। तो मोहम्मद हकीम मिर्जा को शासक बनाने के लिए यह भी क्या किया कि काबुल से पंजाब की तरफ चल दिया, पंजाब पर आक्रमण किया। अकबर ने देखा कि इस विद्रोह की जड़ क्या है, और इसी समय जौनपुर के जो मौलवी थे, मौलवी मोहम्मद मुल्ला यजदी ने इसी समय अकबर के विरुद्ध एक फतवा जारी किया था कि अकबर के विरुद्ध राजद्रोह करना जायज है। अकबर के विरुद्ध राजद्रोह करने का फतवा यजदी द्वारा, जो कि जौनपुर के एक मौलवी थे, उन्होंने जारी किया था। तो अकबर ने देखा कि इस समस्या की जड़ यहाँ है, काबुल में है, इनको सबसे पहले पराजित किया जाए, क्योंकि यही लोगों के नेता हैं। तो उसने एक सैन्य अभियान तो बंगाल और बिहार के इन विद्रोहियों के दमन के लिए भेज दिया, और दूसरा स्वयं चल दिया काबुल की तरफ मान सिंह को लेकर। और 1581 में हकीम मिर्जा को पराजित किया गया और काबुल पर एक तरह से अधिकार किया गया। हालांकि उस समय मुगल साम्राज्य में काबुल को नहीं मिलाया गया। हकीम मिर्जा की बहन बख्तुनिसा को यहाँ का गवर्नर बना दिया गया। ठीक। तो 1581 में हकीम मिर्जा पराजित हुए, इन विद्रोहियों का दमन हुआ। 1585 में हकीम मिर्जा का जब निधन हो गया, उसके पश्चात काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया, और काबुल का पहला गवर्नर मान सिंह को बनाया गया। काबुल का पहला गवर्नर मान सिंह को बनाया गया, मान सिंह। ठीक। 1585 में अकबर
अब यहाँ 1581 के बाद अकबर चला आया था फतेहपुर सीकरी। फिर 1585 में वो फिर उत्तर की तरफ गया और 1585 से लेकर 1599 तक वह उत्तर में ही रहा और इस बीच उत्तर के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किए गए। एक तो 1585 में काबुल को साम्राज्य में प्रांत के रूप में साम्राज्य में मिला लिया गया, उसे एक प्रांत घोषित किया गया। अब दूसरा अभियान कश्मीर के विरुद्ध किया गया। 1586 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1586 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। हालांकि कश्मीर पर अधिकार करने का विचार उसका पहले से था। 1569, 70 और 1578 में उसने कश्मीर में दो खोजी दल भेज चुका था, लेकिन कश्मीर पर वो अधिकार नहीं कर सका था। अकबर के पहले भी मुगलों द्वारा 7 अभियान कश्मीर के विरुद्ध किए गए थे, लेकिन इस पर अधिकार नहीं किया जा सका था। अंततः 1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया और इसे काबुल प्रांत का एक जिला बना दिया गया। यहाँ का शासक यूसुफ खां था। यूसुफ खां यहाँ का शासक था और इस अभियान की जिम्मेदारी, जो कश्मीर का अभियान किया गया था, कश्मीर अभियान में हालांकि इसके पहले भी कश्मीर के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने संबंधी एक संधि की थी, लेकिन उसे अकबर ने नहीं माना था और इस अभियान की जिम्मेदारी जो दी गई थी वो कासिम खां और भगवान दास को दी गई थी। हालांकि इसके पहले भी एक घटना घटित हुई थी 1585 में। एक महत्वपूर्ण घटना थी। कासिम खां और भगवान दास द्वारा कश्मीर के विरुद्ध अभियान किया गया था। कासिम खां और भगवान दास द्वारा कश्मीर के विरुद्ध अभियान किया गया था। यूसुफ खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि जाड़े में यह अभियान किया गया था। एक बार मुगल सेना रुक गई थी क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था। बाद में फिर इन लोगों ने यूसुफ खां और इसके पुत्र याकूब खां को बंदी बनाया और इसे कश्मीर को मुगल साम्राज्य में पूर्णतया मिला लिया गया। इसके पहले 1585 में एक घटना घटित हुई कि अकबर ने जौना खां और बीरबल को यूसुफजाइयों के विरुद्ध एक सैन्य अभियान यूसुफजाइयों के विरुद्ध भेजा। यूसुफजाई सरदारों के विरुद्ध भेजा। ये उत्पात मचा रहे थे, तो जौना खां और बीरबल को भेजा गया और इसी अभियान के दौरान बीरबल मारे गए थे। तब जाकर टोडरमल को फिर यूसुफजाइयों के दमन के लिए फिर टोडरमल को भेजा गया और टोडरमल ने यूसुफजाइयों को नियंत्रित किया था और मादर सरदारों को नियंत्रित किया था। तो ये जो 1585 का वर्ष है जब बीरबल मारे गए थे यूसुफजाइयों के विरुद्ध अभियान के दौरान। 1586 में कश्मीर पर अधिकार हो गया। अब सिंध एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिस पर अकबर अधिकार करना चाहता था। 1591 में सिंध पर अधिकार किया गया। 1591 में सिंध पर अधिकार किया गया। हालांकि सिंध में बख्तर किला पर अधिकार मुगलों का 1574 में हो गया था। यह उत्तरी सिंध का भाग था। दक्षिणी सिंध पर भी मुगल अधिकार करना चाहते थे, अकबर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि यहाँ से 2 फायदे थे। जब तक दक्षिणी सिंध पर अधिकार नहीं होता तब तक एक तरह से पूरी तरह से उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अधिकार करने का दावा नहीं किया जा सकता। दूसरा, अकबर इस क्षेत्र पर अधिकार करके यहाँ एक सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था जहाँ से कंधार के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जा सके। कंधार, क्योंकि 1558 में कंधार मुगलों के अधिकार से निकल चुका था और कंधार को वैज्ञानिक सीमा मानी जाती थी। कंधार को वैज्ञानिक सीमा माना जाता था, तो मुगल भी कंधार पर अधिकार करना चाह रहे हैं। उधर फारस के जो शाह हैं उनका कंधार पे 1558 में ही अधिकार हो गया है, तो सिंध पे अधिकार करना आवश्यक था कंधार पर अधिकार के लिए भी।
91 में अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध के प्रति भेजा गया और सिंध के जो उस समय शासक थे जानी बेग मिर्जा, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जानी बेग मिर्जा उस समय यहाँ का शासक था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अगला वर्ष 1592 में उड़ीसा पर अधिकार किया गया। मान सिंह ने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया और मान सिंह को बंगाल बिहार का संयुक्त सूबेदार यानी गवर्नर बना दिया गया। तो 1592 में उड़ीसा पर भी मुगलों का अधिकार हो गया, इसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1595। सिंध पर अधिकार के पश्चात अकबर ने बलूचिस्तान पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो 1595 में बलूचिस्तान पर अधिकार किया गया, बलूचिस्तान, और 1595 में ही उसे कंधार मिल गया, कंधार मिल गया। बलूचिस्तान अभियान का नेतृत्व मीर मासूम ने किया और कंधार का उस समय किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा था। उसका फारस के शाह से कुछ अनबन चल रही थी, तो उसने इस किला को मुगल सेनानायक शाह बेग को सौंप दिया। तो मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से यह किला प्राप्त हुआ। किसको सौंपा है? शाह बेग को सौंप दिया। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने शाह बेग को एक किला सौंप दिया। तो इस तरह से कंधार पर भी अकबर के अंतिम समय में कंधार पर भी मुगलों का अधिकार हो गया, यानी वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया गया। हालांकि कंधार पर अस्थायी रूप से अधिकार नहीं रहा, ये कभी फारस के शाहों के अधिकार में रहता था, कभी मुगलों के अधिकार में रहता था, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो 1595 तक एक तरह से उत्तर भारत की विजय अकबर की पूर्ण हो चुकी है। अब इसके बाद वह दक्षिण भारत पर ध्यान देगा। हालांकि इसी समय उसने 1591 में ही दक्षिण भारत के जो विभिन्न राज्य थे उन राज्यों में अपना दूत तो भेज चुका था, यानी तैयारी वो यहाँ 1585 से 1599 के बीच वो उत्तर में ही रहा, लाहौर, काबुल और अटक में, और वहाँ से वो दक्षिण का प्लान बना रहा है। तो दूत उसी समय भेजे जा चुके थे अधीनता स्वीकार कराने के लिए, लेकिन किसी राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक, तो इसको आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे।